हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा अगला लेक्चर है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का, है ना। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने 4 रूल देख लिए थे, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन और टेंजेंट रूल। उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए थे, है ना भाई। तो अपन चले आगे बढ़ते आज और अगले पॉइंट पे चलते हैं और स्टार्ट करते चलिए हाफ एंगल फॉर्मूला। आईआईटी 2020 जे एडवांस 2020 इस फॉर्मूले के ऊपर सवाल पूछ चुका है। लल्लू सा सवाल, 4 नंबर का मुफ्त सवाल। क्लियर है क्या? तो इसीलिए बिल्कुल इग्नोर ना कीजिए चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट है और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल तो हर साल आना तय है। चलिए सवाल देखते हैं, सॉरी प्रूफ देखते हैं इसका हाफ एंगल फॉर्मूला का। देखो आपको पता क्या चल रहा है एग्जैक्टली, हाफ एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हाफ एंगल्स किसके टर्म में आ रहा है सारे फॉर्मूले? साइड लेंथ और पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, एग्जैक्टली। ठीक है, एस क्या होता है? एस सेमी पेरीमीटर होता है, आप जानते हो, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इसको अपन क्या बोलते हैं? एस से डिनोट करते हैं ना। एस हमारा क्या हो जाता है? एस हो जाता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। क्लियर है भाई? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हाफ एंगल इन टर्म्स ऑफ सेमी पेरीमीटर एंड साइड लेंथ। ऑब्वियसली साइड लेंथ से आप बोल सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि सेमी पेरीमीटर तभी पता चलेगा, सब साइड लेंथ पता चलेगा। क्लियर है? तो एग्जैक्टली ये फॉर्मूला अपन कैसे अप्लाई करें और कैसे सोचे, तो चलिए देखते हैं। अभी आप जानते हो कि सर अगर हाफ एंगल से आपको जाना है तो किधर जा सकते हो आप? डबल एंगल में जाओगे, ठीक है ना। तो डबल एंगल में जाने के लिए आप यहाँ पे स्क्वायर रूट देख रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको फील आ रहा है कि सर अगर मैं साइन स्क्वायर कैलकुलेट करता हूं ना, तो शायद ये साइन स्क्वायर थीटा को, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैं 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 इस फॉर्मूले के माध्यम से आराम से निकाल सकता हूं। साइन भी निकाल सकते हैं, कॉस भी निकाल सकते हैं, और दोनों अगर मिल गया तो दोनों का रेशियो ले लेंगे तो 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो माइंड मैप है ना, ये सबसे पहले हमारे को तैयार करना बनता है। अगर ये तैयार नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। समझ आ रहा है क्या? क्लियर है? तो अपन सबसे पहले बेसिक ट्रिक को यूज करेंगे और क्या लिखेंगे कि वी हैव क्या लिखने वाले अपन? क्या है हमारे पास? वी हैव साइन स्क्वायर a अपॉन 2, साइन स्क्वायर a अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन ऑफ a डिवाइडेड बाई 2। बिकॉज आप जानते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा, बट थीटा इज a अपॉन 2। क्लियर है क्या? तो ये सारी चीज आपको ध्यान से समझना पड़ेगा दोस्त। और कोसाइन ऑफ a का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो इन टर्म्स ऑफ एबीसी फ्रॉम कोसाइन रूल, लास्ट लेक्चर में अपन देख चुके हैं। तो ये क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो एंगल यहाँ पे है वही माइनस में आता है, मतलब वही अल्फाबेट आता है, और नीचे ट्वाइस बीसी जो यहाँ पे है, तो ये नीचे 2 आ जाएगा। क्लियर है क्या? मार्कर पेन काफी तकलीफ देते हुए मेरे को। अगर अपन एलसीएम लेके चलते हैं दोस्त, तो ये आ जाएगा 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एग्जैक्टली अगर अपन देखें तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, दैट इज ये ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर अपॉन 2 है। क्लियर है क्या? तो ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर अपॉन 2 अगर होता है तो इस चीज को कहीं ना कहीं अपन ए प्लस बी माइनस सी एंड ए माइनस बी प्लस सी के रूप से एक्सप्रेस किया जा सकता है। बोलो सही बात है? क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है क्या? समझ आ रहा है? चलिए ध्यान से देखिए। अभी देखिए, अभी ये a प्लस बी माइनस सी और a माइनस बी प्लस सी, और हमारे को जाना किधर है? s में जाना है। और s क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। हमें क्या पता है s क्या होता है? s होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा? ट्वाइस s। तो यहाँ पे a प्लस बी को मैं ट्वाइस s माइनस सी लिख सकता हूं ना, तो ये बन जाएगा ट्वाइस s माइनस 2c। और ये a प्लस सी को मैं ट्वाइस s माइनस 2b लिख सकता हूं, तो ये ट्वाइस s माइनस 2b हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे आपके पास आ जाएगा 2। क्लियर है? अच्छा, एक चीज यहाँ पे 2bc नीचे जब आएगा तो ये 4bc हो जाएगा। माय डियर मिस्टेक हो गया, तो ये 4bc आ गया इधर, और इधर भी 4bc आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपका 4bc आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो यहां से 2 कॉमन जाएगा, 2 कॉमन जाएगा, इस 4 को खत्म कर देगा, तो हमारे पास कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर a बाई 2 का वैल्यू जो है वो क्या निकल करके आ गया? वो आ गया s माइनस सी इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई बी सी। ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर a बाई 2। क्लियर है दोस्त? समझ आ रहा है मेरी बात? तो ये साइन स्क्वायर a बाई 2 आ गया हमारे पास। सही है क्या? अभी साइन स्क्वायर a बाई 2 से साइन निकालना है तो स्क्वायर रूट लोगे आप ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे बट स्क्वायर रूट जब लेंगे तो अपन प्लस माइनस 2 आएगा, बट आपको आंसर प्लस में दिख रहा है, क्यों? उसका लॉजिक बताते हैं, वो समझना जरूरी है। बिकॉज देखो एबीसी, कैपिटल एबीसी, ये सब क्या है? एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल है, ये तो आप समझते होंगे।
बोले सर कैपिटल एबीसी जो है ये सब है क्या, ये सब एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स है। तो एंगल ऑफ ए ट्राइंगल कभी भी 180 से क्रॉस कर सकते हैं क्या, इम्पॉसिबल सीन है, कभी हो ही नहीं सकता है दोस्त, ठीक है ना। अगर एक एंगल ही 180 को क्रॉस कर लिया तो बाकी एंगल किधर जाएगा भाई, समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो ये पता है कि एंगल कभी भी पाई को क्रॉस नहीं कर पाएगा। अगर ए कभी 0 से पाई के मतलब हमेशा 0 से पाई के बीच में है तो आपका a/2 जो है वो 0 से पाई/2 के बीच में हो जाएगा। मतलब आपका ये जो एंगल है वो ये एंगल क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो अगर ये एंगल एक्यूट है तो ऑब्वियसली sin a/2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो माइनस अंडर रूट तो नेगेटिव है ना, अगर मैं इससे पहले माइनस लगा देता हूं, इस अंडर रूट क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट अगर मैं माइनस लगा देता हूं तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो कैसे चलेगा, तो sin a/2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास sin a/2 का एक ही ऑप्शन आएगा और वो भी सिर्फ प्लस साइन के साथ आएगा। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला, क्लियर है क्या, सही है। चलो, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन हाफ एंगल, साइन ऑफ हाफ एंगल एंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, क्लियर है क्या, समझ आ रहा है। सेम प्लेटफॉर्म में साइन स्क्वायर b/2 करेंगे, साइन स्क्वायर c/2 करेंगे, इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे cos b cos c का फॉर्मूला आएगा, ये दोनों फॉर्मूला निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली मैं बता के देता हूं, कोसाइन अगर करना चाहते हो तो कोसाइन भी कर सकते हो। कोसाइन को बस आप क्या लिखोगे, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, कैलकुलेट करो आपको ये 3 फॉर्मूला मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, एकदम सिंपल चीज है, बस फॉर्मूला याद रखना मुश्किल है। ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ पे साइन के वक्त यहाँ पे एंगल ए है तो इधर ए कहीं पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे बी है तो बी नहीं दिख रहा है, सी है तो सी नहीं दिख रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। कोसाइन के वक्त यहाँ पे ए है तो अंदर ए है, समझ में आ रहा है ना, और नीचे बीसी है, बी है, मतलब पैटर्न अगर याद रहेगा ना तो ए होगा या बी होगा, ये सब अपना आप निकल जाएगा। 2 फैक्टर है तो ए अगर चला गया तो बीसी बच गया, ऐसे फील देकर के याद रख सकते हो। यहाँ पे एक ही फैक्टर आ रहा है s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी में से, तो इसीलिए जो एंगल है वही आ गया डायरेक्टली, और नीचे इसका ऑपोजिट बीसी आ गया, क्लियर है। और अगर आप साइन और कॉस का रेशियो ले लेंगे, दैट इज tan a/2, ऑब्वियसली sin a/2 डिवाइडेड बाय cos a/2 होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास इन दोनों का रेशियो, तो ये रूट बी सी कैंसिल आउट होकर के ये आ जाएगा। और इस जगह से अपन क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं, है ना, ये भी बहुत काम का चीज है, ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इससे कैसे बोले सर, अपन क्या करते हैं ना, s माइनस बी इंटू एस माइनस ए, ठीक है, और वही s माइनस सी, और ये जो नीचे s इंटू एस माइनस ए है उसी से अगर मैं उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इस जगह पे क्या बचेगा, s स्क्वायर इंटू एस माइनस ए होल स्क्वायर बच जाएगा ना। अभी देखिए क्या हो जाएगा, नीचे तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा, s इंटू एस माइनस ए, पॉजिटिव कंसीडर कर रहे, मॉडुलस भी खुल जाएगा, है ना। और अंडर रूट में न्यूमरेटर में जो आएगा अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा डेल्टा, विच इज नोन एज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, विच इज नोन एज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आपको इसका फॉर्मूला में डिराइव करके दे रहा हूं, आप ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हो हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 9 में, वापस यहाँ पे आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में मिल रहा है। उधर आपने शायद प्रूफ जब किए थे 9th में, अगर आपका मास्टर ईमानदार है तभी आपको प्रूफ कराया होगा, नहीं तो बहुत टीचर प्रूफ भी नहीं कराते, इसका समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बुक में प्रूफ दिया नहीं है, वो अपना पूरा देते, ठीक है। 9th में तो मैं बच्चों को इसको पाइथागोरस से प्रूफ कराता हूं, बट अगर अपन सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में इसको पढ़ रहे हैं तो अपन सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में इसको ऑब्वियसली किससे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से 2 लाइन में प्रूफ हो जाएगा, क्लियर है क्या, समझ आ रहा है। बट पाइथागोरस से अगर करने का कोशिश करते हो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन, बस कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन ही है, बस कैलकुलेशन चाहिए होगा। तो अगर बच्चा आपका टीचर ईमानदार था 9th में और अगर आपको पढ़ाया है इसका प्रूफ और अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं पता तो मैं चाहता हूं कि पाइथागोरस से भी आप इसको एक बार प्रूफ कर लो, ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है, ये सारे होमवर्क मेरे को याद रहेगा, मैं जूम में पूछूंगा, याद रखना। अगर आपका मास्टर आपको पढ़ाया डन लीव इट, कोई जरूरत नहीं है, आपको आता है, बट अगर आपको नहीं आता है, मास्टर ने आपको धोखा दे दिया, तो आप इसको जरूर पाइथागोरस की मदद से कीजिएगा, और अभी तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से करके ही दे दूंगा, क्लियर है क्या, समझ आ रहा है। तो यहाँ से अभी ये फॉर्मूला, जैसे इस बार कोई जो एडवांस में 2020 में एक्सरसाइज 4 में देखिएगा सवाल होगा, सॉरी 2020 का क्वेश्चन तो आपको मिलेगा नहीं शीट में, उसमें आपको मिल सकता है, देखिएगा मेरा जो वीडियो सॉल्यूशन आया था एडवांस का, उसमें 3 ब्रांच में बनाया था ना, कैलकुलस, अलजेब्रा और लास्ट में था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर 3D, ठीक है। तो ये थर्ड वाला जो वीडियो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर 3D, चैनल में, कलाम इंस्टीट्यूट का चैनल में प्लेलिस्ट में जाओगे, पेपर सॉल्यूशन में जाओगे तो पेपर सॉल्यूशन में दिख जाएगा आपको वो वीडियो, ठीक है। तो उसको खोल के
आप एग्जैक्टली पेपर 1 या पेपर 2 का मल्टीपल करेक्ट में था, 9 या फिर 10 नंबर था क्वेश्चन नंबर 9 या 10 था एग्जैक्टली, मेरे को याद है अभी तक। तो आप देख लेना उस चीज को और अच्छे से एक बार अटेम्प्ट कर लेना। कितना बढ़िया सवाल है, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ही आप अटेम्प्ट कर लेना, देखिएगा आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा प्रेशर कीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन है क्योंकि मल्टी करेक्ट सवाल है, तो 2 से 3 मिनट तक, 2 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका ग्रिप है अभी मत कीजिए, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कीजिए तो बेटर होगा, है ना? नहीं तो अभी करेंगे तो नहीं होगा, तो कॉन्फिडेंस डिप हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर खत्म होने के बाद कीजिए, आराम से 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उधर वही फॉर्मूला लग रहा था, बट जिन बच्चों ने ये फॉर्मूला ना लगा करके ये फॉर्मूला लगाया तो डेल्टा डेल्टा उनका कैंसिल हो गया और सिंप्लीफिकेशन जो है वो काफी आसान हो गई। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है? तो आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा, ये जो डेल्टा अपॉन एस है ना, डेल्टा अपॉन एस, इसको हम स्मॉल आर्स के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए मैं एक और फॉर्मूला लिख दिया कि दिस डेल्टा अपॉन एस इक्वल टू आर बाई एस माइनस ए। वाई दिस आर इज नोन एज इन रेडियस। इन रेडियस वगैरह क्या है, सरकम रेडियस, इन रेडियस, आप सब कुछ देखोगे, है ना? अभी ये सब का समय आ रहा है धीरे धीरे, स्मॉल आर, कैपिटल आर, ये सब को अपन डिटेल में समझेंगे, आप चिंता मत करो। बट इस इन रेडियस क्या होता है कि अगर मैं एक ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बनाता हूं जो कि तीनों ही साइड्स को टच कर रहा होता है, तो उस सर्कल का सेंटर को हम बोलते हैं इन सेंटर, और उस सेंटर जो साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल इज नोन एज इन रेडियस व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। और अगर आप बाहर एक सर्कल बनाओगे तो सर्कल का सेंटर को सर्कल और रेडियस को सर्कल रेडियस बोलते हैं। जो पढ़े नाइन्थ में अच्छे से उनको ज्योमेट्री में पता चला होगा, और जो नहीं पढ़े उनको कैसे पता चला होगा। ठीक है, इम्पॉसिबल। तो ये तीनों डेल्टा याद रखना, ऑफिशियली डेल्टा आर अभी तक आप पढ़े नहीं हो, बट अभी डेल्टा पढ़ लेंगे और आर थोड़ी देर बाद करके आप पढ़ लेगा, चिंता मत करो। क्लियर है? सिमिलरली ये मैंने फॉर्मूला दिया, इस तरीके से डिराइव कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं एरिया ट्रायंगल में। एरिया ट्रायंगल में मल्टीपल फॉर्मूले आएंगे, अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले से आप कुछ नहीं बना सकते। थोड़ी देर बैठोगे तो आराम से ये सब एक फॉर्मूला से दूसरे फॉर्मूला अपने आप निकल आएगा, चिंता मत करो। ठीक है, जरूरत के हिसाब से इंसान को जरूरत हुआ कि कभी किसी क्वेश्चन में किसी ने सैंपल दे दिया, एंगल नहीं दिया, तब जाके उसने सैंपल के टर्म्स में फॉर्मूला निकालना शुरू किया। और अगर हम इनमें बन करके वो सारी चीज याद करना शुरू कर देंगे बिना ग्रेजुएशन में समझे, तब तो हम बहुत पहले का इंसान ही नहीं जानना जरूरी समझ आ रहा है। इंसान का दिमाग दिमाग लगा था, सही आ रहा है। देखिए चलिए एरिया ट्रायंगल का पूरा दे दिया था। क्योंकि एक ट्रायंगल बनाने से पहले हमारे जनरल ट्रायंगल तो एरिया निकालने के लिए आप जानते हो कि हाइट का जरूरत होता है, होता नहीं होता है? हाइट का जरूरत होता है। ये हो गया ट्रायंगल ए, ये हो गया, सर ये हो गया एबीसी, सही होगा? ये आपका राइट एंगल में परपेंडिकुलर, ये आपका एक और परपेंडिकुलर है, और ये आपका एक और परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये डी है, ये ई है, और ये एफ है। सही मेरी बात? चलो अभी अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन ए बोलते, इसको बी बोलते, इसको सी बोलते। सही है, वही तो आदत है ना हमारा। ठीक है क्या? चलो अभी हम क्लियरली ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मैं एल्टीट्यूड एबी को कंसीडर कर रहा हूं, है ना, एल्टीट्यूड एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेल्टा व्हिच इज इक्वल टू हाफ इनटू एबी इनटू बीसी। जिस चीज को मैं एबी इंटू बीसी मान लेकर के बीई इंटू एसी भी लिख सकता हूँ, और इसी चीज को मैं बी इंटू एसी मान लेकर के सीएफ इंटू एबी भी लिख सकता है। जनाब क्लियर हो गया, समझ आ रहा है मेरा? तो चलिए तो क्या कर सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू एबी क्या हो जाएगा, एबी का अपन कैसे निकाल सकते हैं? दिस ट्रायंगल कंसीडर करें फ्रॉम ट्रायंगल एडीबी, फ्रॉम ट्रायंगल एडीबी वी कैन से दैट एडी अपॉन एडी इज इक्वल टू साइन बी। तो एडी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एडी का वैल्यू जाएगा एडी दैट इज सी टाइम्स ऑफ साइन बी। तो ये कितना हो जाएगा, सी साइन बी, और बी से कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये कितना आ गया, हाफ इनटू एसी साइन बी। समझ आ रहा है? फील करो, अभी दोनों चीजें सॉल्व करने का जरूरत नहीं, खुद से निकाल लेंगे, है ना? अगर आप ट्रिग्नोमेट्री लगाना चाहते हैं इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि निकाल देना है। और मैं तो आपको फील दिला के दूंगा, तो यहाँ पे एसी है तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे बीसी आएगा तो यहाँ पे ए आएगा, और यहाँ पे सी आएगा तो यहाँ पे डी आएगा। पता है बात? क्लियर हो गया, समझ आ रहा है? पक्की बात? चलो ये हो गया था एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, समझ आया मेरे पास? क्लियर? अच्छा,
अभी देखो अभी क्या करेंगे, अभी और फॉर्मूले मैं तो निकाल करके दिखाता हूं। जैसे कि मान लो मैंने आपको जो साइन रूल बताया था, जब मैंने क्या कराया था आपको, a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन b इज इक्वल टू c बाई साइन c। बट मैंने आपको बोला था कि जब अपन सर्कम सर्कल को डिटेल में स्टडी करेंगे, जो अगला टॉपिक तो वही आएगा, तो इस वक्त अपन क्या करेंगे ना, इस चीज को इक्वल टू 2r ऐसे भी प्रूव करेंगे। So this is equal to 2r, where capital R is the radius of the circumference, which is known as circumradius, जिसको अगर अपन Q दिलाए तो कुछ ऐसे होगा, जब ध्यान से देखिएगा, इसको अगर मैं बोल देता हूँ कि एक सर्कल है जो इस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है ना, पासिंग थ्रू दिस थ्री वर्टिसेस, है ना। तो अगर इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसको सर्कम सेंटर बोलेंगे, और इस सर्कम सेंटर से तीनों वर्टिसेस का जो डिस्टेंस हो जाएगा ना, वो हो जाएगा हमारा circumradius, which is represented by capital R. क्लियर है? समझ आ रहा है? इस कैपिटल R को हम this equal to twice R, ये twice R कैसे आता है तो प्रूव करेंगे, चिंता मत करो, उसका चिंता मेरे को छोड़ दो। बट अभी तो मुझे बोल रहा है कि एज द मीडिया को प्रॉब्लम टॉपिक पढ़ा दे रहा है, तो एक साथ ही चीजें सारे देख में क्लियर होता है। तो अभी तो मुझे बस याद करना कि दिस इज इक्वल टू 2R, मेरे को भरोसा है कि याद करना, वापस फिर के बाद में आपको लॉजिक बता रहा हूं। तो अगर भी ये फॉर्मूला क्या मिलेगा, देखो साइन b का वैल्यू है तो मिल जाएगा b बाई 2r मिल जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, हाफ ऐसी तो ख्याल है ना, तो b बाई 2r आएगा, ये पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, abc डिवाइडेड बाय 4 है। सो मैं साइन a या तो साइन b का फॉर्मूला पुट करेंगे ना, ac ये होगा ab sin c, कोई भी फॉर्मूला मैं पुट करो है ना, आराम से आपको जो भी फॉर्मूला मिलेगा ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? पक्की बात। अभी यही फॉर्मूला को मैं इसमें भी कन्वर्ट कर सकता हूं, वो कैसे, या तो देगा एबीसी इन टर्म्स ऑफ साइड लाइंस एंड सर्कमरेडियस है, बट ये क्या है, ये इन टर्म्स ऑफ 3 एंगल्स एंड सर्कमरेडियस। तो ये एंगल में अगर जाना है तो वही वापस साइन रूल अपन यूज कर सकते हैं ना, एक और अपन क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस आर साइन बी को अपन क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस आर साइन कैपिटल बी, और स्मॉल सी को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस आर साइन ऑफ कैपिटल सी, डिवाइडेड बाय नीचे क्या था 4r था, तो ये ट्वाइस आर लेकर के इसको कैंसिल कर दिया, r तो बच जाएगा, सही है क्या बचेगा, ठीक है, तो क्या बचेगा 2r² बच जाएगा, और साथ में आ जाएगा साइन ए साइन बी साइन सी, ये आ गया। क्लियर है, समझ आ रहा है? तो इस तरीके से अपन प्रूव कर सकते हैं ये सब चीजों को, समझ आ रहा है? तो इससे कोई बात नहीं। अभी इन दोनों फॉर्मूले से डायरेक्टली इस फॉर्मूले भी आप जाहिर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोले कैसे सर, कैसे देख, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन बी साइन सी है और साइन ए नीचे है, तो आर का वैल्यू अगर a बाई साइन 2 लिख देता है, तो इस आर की जगह पे अगर मैं a बाई साइन 2 लिख देता है, सॉरी a बाई 2 साइन ए लिख देता है आर की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ये तो a स्क्वायर नीचे कितना आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 से तो कैंसिल होकर के ऊपर 2 साइन है और नीचे 4 साइन स्क्वायर आ जाएगा, तो कैंसिल आउट होकर नीचे 3 साइन बचेगा ना। तो बस यहाँ पे आर की जगह पे आप a बाई 2 साइन है, यहाँ पे आर की जगह पे b बाई 2 साइन है और b बाई 2 साइन थी, और फिर बाद एक बार आर की जगह पे c बाई 2 साइन से अगर लिख देते हैं तो आपके पास ये फॉर्मूला भी जनरेट हो जाएगा। तो जरूरत के हिसाब से आप अलग अलग फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वो क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है एग्जामिनर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ से चूज करेंगे अपन। तो निकालने के बाद सिंपली सारे पैसे फॉर्मूला यही है और इसी सारे चीज प्रोवाइड हो रहा है। क्लियर है, समझ आ रहा है? तो कोई भी फॉर्मूला आता है आप बोलोगे कभी देखोगे तो कभी साइड नहीं करा, अरे भाई बच्चे ऐसे बोलते हैं मैं ये पढ़ा करके डिस्कस करके छोड़ देगा, वो अगर कॉपी में नहीं लिखेंगे तो 3 महीने बाद रिवाइज करेगा, क्या बोले सर पढ़ाने रहते की किताब में तो मैंने देखी ये फॉर्मूला तो आपने नहीं सिखाया, आप बोलते सारी चीज पढ़ा दो, लेकिन आपने ये फॉर्मूला नहीं सिखाया। अभी बनाए तो इंसान जब समझा रहा था तो कुछ दबाव कहां था, जब समझा रहा था, जब एक चीज से सारे चीज डिराइव कर रहा था, फिर वो समझा के बुक राइटर मुझे ना बुक राइटर तो दिमाग की मैं ट्रेन करने आया या फिर तेरे को सेंसर मिलने आया है, मैं सेंसर मिलने नहीं आया है, मैं तेरे दिमाग को ट्रेन करने आया, दिमाग के साथ खेलने आया है, समझ आ रहा है तो मेरे बात ठीक है, मैं ट्रेनर हूँ, मैं मैथमेटिशियन हूँ, मैं बुक राइटर हूँ, मेरा बुक है कुछ, ठीक है, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, मेरे को जितना आता है उस चीज को इतना आसानी से समझा दूं ताकि तुम्हारे फिट हो जाए, वो मेरा काम है और कुछ नहीं मेरा काम, इसी के लिए मेरे को पैसा मिलता है, समझा? मेरे चलो आगे आईटी का पेपर चाहे पेपर किसी भी कंपटीशन में पेपर नहीं है, फिर बोर्ड का पेपर तो एवरेज बच्चा आसानी से कैसे सॉल्व कर सकता है, पूरा पेपर उसका रैंक को कैसे बूस्ट कर सकता है, सिर्फ सिलेक्शन मेरा टारगेट नहीं है, रैंक बूस्ट कर सकता है।
ठीक है ना। जिस दिन मेरा स्केल को मैं वन मिल जाएगा उस दिन कहां छोड़ दूंगा, ठीक है। अंकल इसलिए मेरे सारे सपना पूरा हो गया, समझ आ रहा है। तो इस काम के लिए आया तो कोई ना कोई सॉल्यूशन छापने के लिए आया है, हमें सॉल्यूशन कहीं मिल जाएगा। देखते अच्छे अच्छे बुक्स मार्केट मिलते हैं आजकल दुनिया में, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे बुक्स मिलते हैं ढूंढोगे तो शायद इंडियन में फॉरेन में थोड़े, लेकिन अगर ढूंढते हैं तो मिल जाएगा। और वो ढूंढने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस और समय है, ठीक है। आपको बहुत कुछ पढ़ना है तो पहले ही समझ लगाना है, बाकी सब कुछ हमारा काम है। अगर आपको चलिए लास्ट फॉर्म में हमें फॉर्म में जो आप कॉन्फिडेंस प्रूव करके अगर आ गए तो छोड़ कर नहीं आया तो पहला जरूर, ठीक है। यहाँ से कैसे बात है तो फॉर्मूला देखिए जरा, हाफ ऑफ ए बी साइन सी है, हाफ ऑफ ए इंटू बी साइन सी। यहाँ से अपन कैसे कराएंगे बोलो, फॉर्मूला के पास कैसे जाएंगे बोलो, उसका आइडिया बोलो, किसी के पास है इसका आइडिया तो बोलो कि कैसे हम यहाँ से रॉस फॉर्मूला के पास जाएंगे। बोलिए सर रॉस फॉर्मूला के पास कैसे जाना है। साइन प्लस रॉस फॉर्मूला को आपको क्या देता है, साइन प्लस का इंफॉर्मेशन को दे रहा है। तो अगर साइन सी को अपने को क्या करना होगा, साइन प्लस को में कन्वर्ट करना होगा। बढ़िया हम करेंगे कैसे, उस चीज को आपको फील करना होगा सबसे पहले। जब तक वो चीज फील नहीं कर पाओगे तब तक कोई काम नहीं होगा, समझ आ रहा है। तो फील करें इस चीज को कि कैसे करेंगे अपन ऐसे बहुत कुछ मतलब आपको देखता है तो इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करके मतलब कम से यहाँ तक पहुंच जाते किसी ना किसी तरीके से। मगर इसको आप अवॉइड कर नहीं करके आप किस तरीके से सोच सकते हो, आप मेरे को वो चीज बता दो। आप एक भी साइंस से उस जगह से अपन यहाँ पे कैसे पहुंचे लेगा, समझ आया। तो आप ए बी साइंस से अगर मैं देखूँ, आप पॉज करके थोड़ी देर सोचने का प्रयास करो। आप ए बी साइंस से अगर देखो एक टारगेट होता है कि अंडररूट 1 माइनस cos स्क्वायर से कर देते इसको, और कोसाइन का फॉर्मूला से पता है कोसाइन रूट से घटा देते हैं, यहाँ पे साइन मिलाया निकल जाए, लेगा समझ आ रहा है मेरी बात। तो ये एक थॉट हो सकता है मेरे पास, क्लियर है, समझ आ रहा है। क्या वो थॉट अपन अपनाए या फिर उसको लीव करें, ठीक है। क्योंकि आपको एक बार इमेजिन करना जरूरी है कि हमारे अंदर आएगा क्या। इमेजिन तो ऐसे नहीं कर सकते ना इतना बड़ा कैलकुलेशन, ट्राई करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले ट्रायल तो नहीं करना है, तो अगर साइन सी से मैं साइन रूल के थ्रू जाना चाहता हूँ तो मेरे को कैपिटल आर मिलेगा, कैपिटल आर तो मेरा इस फॉर्मूले में है। तो फाइनल ये साइन रूल के थ्रू जाके हम ये रास्ता बचता है अंडररूट 1 माइनस cos स्क्वायर सी पे चले जाओ, क्लियर है, समझ आ रहा है। अंडररूट 1 माइनस cos स्क्वायर सी के पास अगर अपन चले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू ए बी इंटू अंडररूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर सी कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर सी क्या आएगा भाई, cos स्क्वायर सी आएगा तेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 22 ab, ये हो जाएगा cos c और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला, क्लियर है, समझ आ रहा है। यहाँ से क्या निकल करके आएगा जो है ना, ट्वाइस ए बी का होल स्क्वायर जब स्क्वायर रूट होकर के बाहर आएगा तब फिर ये नीचे ट्वाइस ए बी डायरेक्टली आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर ट्वाइस ए बी है और इधर अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्वाइस ए बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर है, समझ आ रहा है। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, ट्वाइस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर देख करें तो ट्वाइस ए बी माइनस सॉरी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और इनटू इधर आएगा ट्वाइस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्लियर है ना, समझ आ रहा है। तो ये चीज कहीं ना कहीं इस सीरीज में कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान से देखिए ये प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है और ये आ रहा है आपका नेक्स्ट फैक्टर जो आ रहा है सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये रहेगा तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, सही है। और यहाँ पे आ जाएगा c प्लस ए माइनस बी और c प्लस बी माइनस ए, ऐसा बन जाएगा, क्लियर, समझ आ रहा है। अरे ये बोल नहीं आएगा तो ये a प्लस बी प्लस सी का अपन ट्वाइस लिख सकते हैं बराबर, सही है, ट्वाइस लिख सकते हैं इसको, क्या लिखा है बराबर से लिख सकते हैं। अरे पूरा ये 2 को कैंसिल नहीं होगा ना, ये 2 कैसे कैंसिल हो जाएगा, तो इनको लगेगा पूरा मेरे साथ बात कर रहा हूँ तो ये भी कैसे होगा कि 2 into 2 4 के नीचे आएगा ना, 4 के नीचे आएगा, उसमें तो कोई शक नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस एस माइनस 2c ट्वाइस एस माइनस 2b जो कैलकुलेशन में पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, बिकॉज a प्लस बी प्लस सी ट्वाइस एस होता है। यहाँ से अगर s और a के टाइम्स में कन्वर्ट करें कैसे होगा, यहाँ से 4 2 कॉमन आ जाएगा, 4 के मतलब 2 to the power 4 आएगा, 2 to the power 4 स्क्वायर रूट जब होगा तो 4 आएगा बाहर और 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला वही बचेगा s into s minus a into s minus b into s minus c, हो गया, ठीक है। तो अगर अपन ट्रायल करते गणित में तब जाने के पता चलता है, इसे देख करके हवा में भी समझ नहीं आता, फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा पता चल जाता है।
फिजिक्स में भी लगभग 50-60% तक अंदाजा लग जाता है। गणित में हजारों सवाल उठा सकते हैं, जहाँ पे आपको बेसिक कुछ पढ़ने नहीं पड़ रहा होगा, बट हम सवाल में 2 घंटे आपको खुद आना शुरू हो जाएगा। मेरे समझ आ रहा है कि वैसे फॉर्मूले सारे एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ एंगल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा सवाल पूछ चुका है 2 बार इसके ऊपर, ठीक है, तो इसको बिल्कुल अपन नेगलेक्ट कर नहीं सकते। तो इसका प्रूफ वगैरह लेकर के सारे डिटेल में अपन बातचीत कर लिए। अभी चाहता है प्रॉब्लम करने के इसके ऊपर तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अंदर अपन अगले टॉपिक पे चलेंगे। चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अगर हो गया तो और अच्छे से ग्रिप बनेगा हमारा फॉर्मूलेस के ऊपर। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा अच्छे से तब तक फॉर्मूले अच्छे से ग्रिप में नहीं आएगा, ये तो सभी जानते हो। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। कोसाइन ऑफ a/2 का वैल्यू हम क्या दे रखे हैं यहाँ पे। कोसाइन ऑफ a/2 का वैल्यू हमने क्या दिया, अंडर रूट ऑफ b प्लस सी डिवाइडेड बाई ट्वाइस c। तो हमें ये पूछा गया कि जिस ट्राइंगल में ऐसा चीज होने वाला है उस ट्राइंगल में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, कौन सा एंगल 90 होगा। अभी दो एंगल 90 तो हो नहीं सकता है ना, कोई भी एक ही एंगल है 90 होगा। अगर होना है तो नहीं भी हो सकता है, नन ऑफ दिस भी ऑप्शन है। क्लियर है। तो cos ऑफ a/2 हाफ एंगल का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो क्या फॉर्मूला आपको सिखाया गया है कोसाइन ऑफ a/2 का। क्लियरली अगर आप याद करोगे तो आपको याद आएगा एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला कौन सा है, अंडर रूट ऑफ क्या था ना यार, अंडर रूट ऑफ s इंटू वो तो था s माइनस बी इंटू s माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी, और ये था s इंटू s माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको लिखूं s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी, और इधर तो है आपके पास रूट ओवर ऑफ b प्लस सी डिवाइडेड बाई ट्वाइस सी। तो अभी अगर ये दोनों चीज इक्वल है तो कहीं ना कहीं अपन ये भी बोल सकते हैं कि दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा, और दोनों का स्क्वायर को अगर हम इक्वल करने चले गए तो हमारे पास कहीं ना कहीं ऐसे चीज बन जाएगा, बनेगा ही नहीं बनेगा। और यहाँ से आराम से अपन s का वैल्यू डाल सकते हैं, क्योंकि हम साइड लेंथ में हमारा रिलेशन आ ही गया तो s को भी साइड में कन्वर्ट कर दो एक साथ, अच्छा होगा। और ठीक है ना, तो s को साइड लेंथ में कन्वर्ट करने के लिए बेटर होगा आप पहले यहाँ पे 4 लगा दो, 4 bc लगा दो, और यहाँ पे ट्वाइस s कर दो, और यहाँ पे ट्वाइस s माइनस ट्वाइस a कर दो। ऐसे अगर कर दोगे तो ज्यादा फील आएगा। क्लियर है। यहाँ से ट्वाइस c से ये कैंसिल होकर के ट्वाइस b बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे ट्वाइस s क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस सी, ट्वाइस s माइनस ट्वाइस a हो जाएगा b प्लस सी माइनस a, और इधर आ जाएगा 2b स्क्वायर प्लस ट्वाइस bc। तो ये कहीं ना कहीं सॉल्व होकर के आएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस bc। सही बात है ना। तो इसको अगर फॉर्मूला ब्रेक करते हैं वापस तो ये b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सॉरी प्लस 2bc होगा ना यहाँ पे ऑब्वियसली, प्लस 2bc माइनस a स्क्वायर आएगा, और इधर आ जाएगा 2b स्क्वायर प्लस ट्वाइस bc। तो ट्वाइस bc कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास दिख रहा होगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, ऐसा चीज दिख रहा होगा। अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर हो जाता है तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली अगर आपको दिख जाता है कि यहाँ से डायरेक्टली पाइथागोरस वैलिड है तो एंगल c 90 डिग्री होगा तब तो ठीक है। अगर नहीं दिखता है तो और अच्छे से आप कर सकते हो, माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 करो, फिर इसको आप किससे बोथ साइड किससे डिवाइड कर दो, बोथ साइड आप ऑब्वियसली किससे डिवाइड कर सकते हो भाई बोलो, ट्वाइस ab से डिवाइड कर सकते हो, तो इधर भी 0 आएगा। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द वैल्यू ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल c इज इक्वल टू 0, और ये तभी हो सकता है जब एंगल c 90 डिग्री होगा। दैट इज ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। तो बढ़िया से एकदम सॉल्व करना ये सब, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, ज्यादा दिक्कत आपको नहीं देगा, परेशानी ज्यादा कभी नहीं होगा, सिंपल है। ठीक है चलो, तो ये हो जाए है ना, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। यार मैसेजेस और फोन मेरा दिमाग खराब करता है यार। ये लॉकडाउन में जितना मैसेज मैंने रिप्लाई की शायद उतना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं की, समझ आ रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। इफ कोटेंजेंट्स ऑफ हाफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP, कोटेंजेंट्स ऑफ हाफ द एंगल,
तो एंगल ऑफ ए ट्राइंगल को अपन कैपिटल एबीसी से डिनोट करते हैं। तो हाफ द एंगल, दैट इज हमारे को क्या बोला जा रहा है इनडायरेक्टली इट इज गिवन दैट cot a by 2, cot b by 2 और cot c by 2 आर इन AP। तो मैंने आपको हाफ एंगल फॉर्मूला में tan का फॉर्मूला पढ़ाया था, तो उससे आप cot निकाल सकते हो। तो tan का फॉर्मूला का जो सिंपलेस्ट वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, एकदम कन्वर्ट करते करते वो क्या था, डेल्टा बाई एस इंटू एस माइनस है। और डेल्टा बाई एस को भी अगर मैं स्मॉल r लिख देता हूँ तो ये स्मॉल r बाई एस माइनस है। ये सब फॉर्मूले के बहुत फायदे हैं। तो अगर ये tan a by 2 हो जाता है तो cot a by 2 क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा s माइनस a by r। तो यहां से हमारे को पता चलता है दैट इज s माइनस a by r, s माइनस b by r और s माइनस c by r किस में है, AP में है। और यहां से आपको देख के पता चल गया, सिंप्लीफिकेशन टेक्निक मैंने आपको सिखाया था यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ AP, ठीक है। ये सब सीक्वेंशियल सीरीज में भी कराया था। यहाँ से आप क्या कर दोगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 3 नंबर एपी में होता है और किसी फिक्स नंबर से सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी एपी में ही आता है, वो नया सीक्वेंस भी एपी में ही होगा। दैट इज अगर मैं इन सबको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो भी ये सारे के सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मेंटेन रखेंगे। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है, अरे बोलना भाई, क्लियर है क्या। तो दिस आर इन एपी, सही है बात, क्लियर है। चलो तो यहां से क्या निकल करके आया, s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी आर इन एपी। तो ये सारे के सारे अगर एपी में होता है तो अभी अपन क्या करेंगे, माइनस एस कर देंगे। तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी भी एपी में हो जाएगा। और अगर माइनस ए माइनस बी माइनस सी एपी में होता है तो -1 से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी सी भी किस में आ जाएगा, एपी में आ जाएगा। तब तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर, समझ आ रहा है ना, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। आराम से ये सब चीज आप समझ सकते हो ना, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से सिंपल चीज है, आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते, चलिए आगे बढ़ते। इसमें क्या देख रहा है, इफ इन ट्राइंगल एबीसी डेल्टा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर। तो डेल्टा बोले तो एग्जाम में लिख के देगा, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। डेल्टा बोले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो इसको फैक्टराइज कर लो पहले। तो यहाँ से आ गया a प्लस बी माइनस सी और एक जगह पे आ गया a प्लस सी माइनस बी। और डेल्टा स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, ऑब्वियसली साइड वाला रिलेशन लिखेंगे। और एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ ओनली साइड्स, बिकॉज इधर साइड एंगल का कोई चक्कर नहीं है, तो इस फॉर्मूले को भी हम साइड में ही डालना चाहेंगे। और एरिया ऑफ द ट्राइंगल का जो 4 फॉर्मूला सिखाया था उसमें सिर्फ साइड लेंथ किस में आता है, लास्ट वाले पे है फॉर्मूला, दैट इज अंडर रूट ऑफ s into s minus a into s minus b into s minus c। बट एज यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर बोला है तो उसको मैं डायरेक्टली s into s minus a into s minus b into s minus c लिख सकता हूँ। फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है उस कला को सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या कौन सा फॉर्मूला, बिकॉज हजारों फॉर्मूले इस चैप्टर में है ना, तो कौन सा फॉर्मूला एग्जैक्टली कहाँ पे लगाना है वही आपको प्रैक्टिस के थ्रू डेवलप करना, और कुछ ही नहीं है चैप्टर में। और कंसेप्ट को समझ जाना है बस, हो जाएगा। s into s minus b into s minus a into s minus c, इसको अपन क्या कर सकते हैं, बोलो भाई, इसको क्या कर सकते हैं, s into s minus a into s minus b। अपन एक काम कर सकते हैं ना, यहाँ से बोले तो क्या काम सर, अपने को निकालना क्या है, tan a का वैल्यू निकालना है ना। अच्छा, tan a का वैल्यू निकालना है तो अपन ठीक है, तो tan a by 2 से tan a तक पहुंच सकते। तो tan a by 2 का फॉर्मूला क्या था, tan a by 2 का फॉर्मूला था डेल्टा बाई एस माइनस ए। अच्छा, बोले तो इस चीज को अपन इस चीज को फॉर्मूले में कन्वर्ट ना करके, अच्छा मैंने तो निकालना क्या है इस पर ध्यान ही नहीं दिया, निकालना है tan a। यहाँ से साइड लाइन का रिलेशन निकाल के सॉल्व करके फालतू में क्या करूँ, कोई फायदा तो होने वाला है नहीं मेरे ख्याल से। तो बेहतर है अपन ऐसे करते हैं, डेल्टा स्क्वायर इसको रहने देते हैं। तो ये डेल्टा स्क्वायर ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी माइनस सी को अपन क्या लिख सकते हैं, बोल a प्लस बी माइनस सी को ट्वाइस s माइनस ट्वाइस c लिख सकते हैं क्या, समझ आ रहा है मेरी बात, वही तो है ना। और इसको ट्वाइस s माइनस ट्वाइस b लिख सकते हैं, अभी भी सिखाया था मैंने आपको। तो यहाँ से ये क्या बनना शुरू हो गया, डेल्टा डिवाइडेड बाई s माइनस a, सही है क्या, दैट इज कुछ अपन यहां से ऐसे बोल सकते हैं ना भाई कि सर ये तो बन गया डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाई s माइनस सी इनटू s माइनस बी, सही है।
अच्छा एक काम करते हैं ना, चलो कैंसिल आउट कर देते हैं, अभी डेल्टा स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देते हैं, s इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए, और इधर आ जाएगा 4 इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये दोनों फैक्टर तो कभी जीरो नहीं हो सकता है, तो इनको उड़ा देते हैं, खत्म बात। ठीक है, तो s इंटू एस माइनस ए का वैल्यू क्या मिल गया आपको, s इंटू एस माइनस ए का वैल्यू मिल गया 4। अभी यहां से अपन कैसे बातचीत करें आगे, s इंटू एस माइनस ए पता चला ना, s इंटू एस माइनस ए पता चला हमें, ठीक है। बट tan a by 2 का फॉर्मूला क्या था, tan a by 2 में अगर इसको कन्वर्ट करने का कोशिश करें तो tan a by 2 का फॉर्मूला था डेल्टा डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस ए। सो s इंटू एस माइनस ए कैन बी ट्रीटेड एज डेल्टा अपॉन tan a by 2। बट डेल्टा का वैल्यू कहां से मिलेगा, डेल्टा तो गिवन नहीं है ना हमारे को, डेल्टा कहां से मिलेगा, यहाँ पर मसला हो जाएगा। s इंटू एस माइनस ए मिलने से तो कुछ ही नहीं होगा, हमें डेल्टा भी तो चाहिए। डेल्टा अगर ऊपर से लिखे तो भी कोई खास फायदा नहीं होगा ना ऊपर से लिखने से। हाँ यहाँ लफड़ा हो गया भाई, ठीक है क्या, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो, समझना बनता है भाई, समझना बनता है। अच्छा ये दोनों क्यों जीरो नहीं हो सकता, इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको पूछे कोई तो आप बोलोगे कि ये अगर जीरो हो गया तो इनडायरेक्टली आपको ये पता चल गया कि a प्लस सी का वैल्यू b हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है, इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है क्या। तो ये अपन क्या कर सकते हैं यहाँ से, बोलो भाई। s इंटू एस माइनस ए तो मिल गया, क्योंकि हमें जाना है कहाँ पे, tan a पे जाना है ना, tan a पे अपन तभी जा सकते हैं जब हमारे को tan a by 2 मिल जाएगा आराम आराम से। tan a by 2 निकालने के लिए यहाँ पे लफड़ा हो रहा है वही तो इस लाइन से अगर मैं दूसरे तरीके से सोचने का प्रयास करूं तो क्या सोच सकता हूं कि डेल्टा स्क्वायर को अगर मैं, ये तो कर ही लिया, बट डेल्टा अपॉन एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं बैठ रहा है ना भाई, सही तो लग नहीं रहा है, क्या करें यहाँ पे, दिमाग काम करना बंद कर दिया, पता नहीं सर क्यों, लेकिन क्यों ये जवाब तो निकालना पड़ेगा। सिंपल प्रॉब्लम लग रहा है लेकिन दिमाग पे क्लिक नहीं हो रहा है। s इंटू एस माइनस ए मतलब tan a by 2 का फॉर्मूला आ गया डेल्टा बाई एस, सॉरी डेल्टा अपॉन 4। तो क्या कर सकते हैं यार, tan a by 2 निकालना है, और कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्या, दिया हुआ होना तो चाहिए था, डेल्टा का वैल्यू, या फिर ज्यादा ज्यादा अपन क्या कर सकते हैं यहाँ से, ज्यादा ज्यादा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, अजीब सा चीज लग रहा है। अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, फील नहीं आ रहा है यार, फील नहीं आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल भी फील नहीं आ रहा है। यहाँ से एग्जैक्टली अगर मैं सोचूं तो s इंटू एस माइनस ए, डेल्टा का वैल्यू तो पता होना जरूरी था ना भाई, डेल्टा अगर पता नहीं चल रहा है तो कैसे होगा, दिया हुआ होना चाहिए ना भाई, डेल्टा अगर नहीं देगा तो कैसे निकालोगे, सोचो ना। तो सवाल में चेक कर लेता हूँ एक बार, सवाल में और कोई इंफॉर्मेशन दिया है क्या, देखना पड़ेगा यार। हाफ एंगल फॉर्मूला तो इसके ऊपर क्वेश्चन एरिया पे नहीं यार, और तो कुछ नहीं दिया, और कुछ नहीं दिया तो हमसे क्यों नहीं बन रहा है, बोलो भाई बोलो, हमसे क्यों नहीं बन रहा है, सबसे अगर बन रहा है हमसे भी बनना चाहिए था ना भाई, हमसे क्यों नहीं बन रहा है, कैसे करेंगे यहाँ से आगे, कैसे बढ़ेंगे भाई। डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू, डेल्टा होता है अंडर रूट ऑफ दिस, तो डेल्टा स्क्वायर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ही होगा। खैर पता नहीं यार, बाद में सोचेंगे, चलो अभी समय बर्बाद करके फायदा नहीं, आगे बढ़ते।
दिमाग में काम तो नहीं कर रहा यार। s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, सही तो लिखा ना फॉर्मूला वगैरह, सिली मिस्टेक तो नहीं हुआ ना कहीं पे? सिली मिस्टेक होने का तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। बट 10a/2 का पहला फॉर्मूला क्या था, इनिशियल फॉर्मूला s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई क्या था फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ, ये फॉर्मूला निकाला कहां से था, अंडर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस ए। तो क्या हुआ, कोई फायदा तो होगा नहीं यहाँ से, s इंटू एस माइनस ए। अच्छा यहाँ से डेल्टा स्क्वायर है, दोनों तरफ अगर मैं s इंटू एस माइनस ए से डिवाइड कर देता हूँ, इधर आ जाएगा 4 इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस ए। तो डेल्टा बाई एस इंटू एस माइनस ए क्या बन जाएगा, एक डेल्टा को छुपा देते हैं, और डेल्टा बाई एस इंटू एस माइनस ए क्या बन जाएगा, tan a/2 बन जाएगा। और यहाँ से 4 इंटू ये क्या बनेगा, 4 इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई एस इंटू एस माइनस ए, ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर a/2। तो अगर ये tan स्क्वायर a/2 होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से डेल्टा जब तक पता नहीं चलेगा तब तक नहीं कर सकते यार। डेल्टा यहाँ पे बता के देना चाहिए था इनको, डेल्टा का आंसर कुछ ना कुछ तो देना चाहिए था। खैर छोड़ो, मैं चेक कर दूंगा इसको बाद में। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं अपन, फिर देख लेंगे इसको, वापस देख लेंगे, है ना भाई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बोला जा रहा है, if the sides of a triangle are 17, 25 and 28, then the greatest length of altitude, altitude कौन सा greatest length का है, मतलब कौन सा altitude, 3 altitude होगा, उनमें से सबसे बड़ा लेंथ वाला altitude कौन है। तो ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तभी आप कर सकते हो, इसीलिए यहाँ पे ज्योमेट्री का रोल ज्यादा हो जाता है। कि वो प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टी यह है कि द altitude ना, ये है the greatest altitude of a triangle is always perpendicular to the smaller sides of triangle, क्लियर है क्या? ये अगर पता है तो समझ आएगा, अदरवाइज कैसे करोगे इस प्रॉब्लम को, क्योंकि ये इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। क्लियरली आप देखो, अदरवाइज तो आपके पास वही रास्ता हो जाएगा ना कि आप एक एक तीनों एल्टीट्यूड निकालोगे, फिर उनमें से जो ग्रेटेस्ट है वही आंसर टिक करोगे। ये तो मेहनती वाला काम हो गया। बट अगर ये प्रॉपर्टी आता है आपको तो आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो। जैसे मान लो ये एल्टीट्यूड है और ये एक और एल्टीट्यूड है, तो सोचो ना कौन सा लेंथ ज्यादा होगा। ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा। क्यों ये ज्यादा हो रहा है? बिकॉज ये साइड लेंथ इस साइड लेंथ से बहुत ही कम है। अगर आप फील करना चाहते हो तो इस साइड लेंथ को छोटा करते जाओ। मान लो इस साइड लेंथ को यहां तक रिड्यूस कर दिया, अगर मैं इस साइड लेंथ को यहां तक रिड्यूस कर दिया, ठीक है, और ये साइड लेंथ में मैं कोई कमी नहीं करना चाहता हूं, तो ऑब्वियसली ये बढ़ेगा ना, और ऐसे होगा। टोटल पेरीमीटर को अगर मैं कांस्टेंट रखना चाहता हूं ट्राइंगल का, और इस साइड लेंथ को रिड्यूस करता हूं, तो ये जो वर्टेक्स है ये और ऊपर जाएगा, दैट इज एल्टीट्यूड का लेंथ उतना ही बढ़ेगा। मतलब साइड लेंथ जितना छोटा होगा उसके ऊपर जो एल्टीट्यूड है वो उतना ही बढ़ता जाएगा, टू मेंटेन द टोटल पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर है क्या? ये मैं फील दिला, बिकॉज टोटल पेरीमीटर कांस्टेंट रखना ही होगा ना। अगर आप यहां तक करके और इन दोनों पॉइंट्स को इस वर्टेक्स के साथ जोड़ दिए, तब तो ये ट्रायंगल का पेरीमीटर चेंज हो जाएगा, दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा। बट मैं आपको फील दिलाने का कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं बेस को छोटा करते जाता हूं तो ये एल्टीट्यूड ऊपर जाता है, बिकॉज ये जो लेंथ गायब हो गया, इतना सा लेंथ जो रिड्यूस हुआ, उस लेंथ को पेरीमीटर में काउंट तो होना पड़ेगा ना, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये साइड लेंथ बड़ा होना पड़ेगा, और ये कंसेक्यूटिव साइड जितना बड़ा होगा एल्टीट्यूड भी उतना ही ऊपर जाएगा, बिकॉज उसको वर्टेक्स तक टच करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? ये फील होता है एग्जैक्टली। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो अपन समझ गए कि जो साइड लेंथ उन्होंने दिया है, उन साइड लेंथ में जो सबसे छोटा साइड लेंथ है उसके ऊपर परपेंडिकुलर जो एल्टीट्यूड होगा वही हो जाएगा ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। समझ में आ रहा है ना? तो हम जो ट्रायंगल का एल्टीट्यूड, ग्रेटेस्ट एल्टीट्यूड निकालने जा रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? 17 के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वही अपन निकालेंगे। तो 17 के ऊपर जो परपेंडिकुलर है उसको अपन कैसे निकालेंगे? सिंपल सा लॉजिक है,
ये तीनों पता है, ये तीनों पता है ना भाई। अगर ये तीनों पता है तो डेल्टा निकाल दो पहले। एस क्या हो जाएगा बोल, एस हो जाएगा इन तीनों का समेशन डिवाइडेड बाई 2, 25 प्लस 28 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ना। और डेल्टा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस 25 इंटू एस माइनस 28 इंटू एस माइनस 27, सॉरी 17। तो ये आ जाएगा एरिया, यहाँ से निकल करके आ जाएगा। और उसी एरिया को मैं किसके इक्वल कर दूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एल्टीट्यूड आ जाएगा हमारे पास। ये जो हाइट होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। ग्रेटेस्ट एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। क्यों ये ग्रेटेस्ट है, क्यों ये ग्रेटेस्ट है, बिकॉज ये स्मॉलेस्ट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है, दैट्स व्हाई ये ग्रेटेस्ट है। अदरवाइज इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है ग्रेटेस्ट होने। क्लियर है क्या, फील आ रहा है बढ़िया से, पक्की बात। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से एच आ जाएगा कैलकुलेट करके। और अगर ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई नहीं करते तो आप क्या करते, एक बार आप इसके ऊपर एल्टीट्यूड बनाते, इसके ऊपर बनाते, इसके ऊपर बनाते, सेम प्रोसीजर से आपको तीनों निकालना पड़ता, तो थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन हो जाता। फिर कंपेयर करके आप आंसर देते कि तीनों में कौन सा ज्यादा सबसे ज्यादा लेंथ का है। जो सबसे ज्यादा लेंथ का है उसी को आप आंसर के हिसाब से चूज करते हैं। क्लियर है क्या, जो कि काफी गंदगी हो जाता है और गंदा वाला काम हो जाता है। क्लियर है, फील आ रहा है। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते सर नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी विद इंटीरियर पॉइंट डी, with interior point D, if the perpendicular distance from D to the sides are 4, 5, 6 respectively। ठीक है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपके पास और उस ट्राइंगल में ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है बोला है, तो साइड लेंथ तो सेम होगा और एंगल भी, साइड लेंथ को मैंने A मान लिया चलो, और एंगल भी हमारा 60 60 60 होता जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। बोल रहा है D कोई इंटीरियर पॉइंट है, D कोई भी इंटीरियर पॉइंट है और इस पॉइंट D से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तीनों साइड्स का गिवन है। इस साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है E, इस साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है F, इस साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है D E, सॉरी D तो E F G, सही है। तो ये मान लो 4, ये मान लो 5, ये मान लो 6, ये आपको गिवन है, सही है, ठीक है ना। और आपको निकालना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। सिंपल सा लॉजिक है, इसको ज्वाइन कर दो, साइड लेंथ दिया हुआ है ना, इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना यहाँ पे कि ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया होगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएबी और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएसी के इक्वल होगा, सही है क्या। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 4 इंटू बेस, बेस कितना होगा A, क्योंकि बेस तीनों में सेम है ना, तो इस पूरा ट्राइंगल का एरिया डायरेक्टली हम निकाल नहीं सकते बिकॉज साइड लेंथ का इंफॉर्मेशन है नहीं। तो हम इस पूरे ट्राइंगल का एरिया को 3 छोटे छोटे ट्राइंगल में डिवाइड करके निकाल रहे, और वो एग्जामिनर चाहता था कि हम ऐसे करें, इसीलिए तो उसने ये लेंथ दे के रखा है। क्लियर है क्या, क्योंकि ये जो लेंथ दिया है उसने ये क्या दे दिया, जाने अनजाने में ये इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड दे दिया ना, इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड दे दिया और इधर भी इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड दे दिया। तो हम एरिया तो आराम से निकाल सकते हैं, जो कि इन टर्म्स ऑफ साइड लेंथ आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हाफ इंटू 5 इंटू ए हो जाएगा अगला वाला, और उसके अगले वाला हो जाएगा हाफ इंटू 6 इंटू ए, ठीक है। तो एबीसी ट्राइंगल के एरिया को अपन डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये हो जाएगा ट्राइंगल एबीसी का एरिया। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 4 9 + 6 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, सही है क्या, क्लियर है। तो इस a से a² कैंसिल होने के बाद a आ गया, 2 से 4 कैंसिल हुआ तो 2 आ गया, तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया 13 इंटू 2 26 डिवाइडेड बाई √3। तो ये आ जाएगा आपका साइड लेंथ, ये आ गया आपका साइड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज a का वैल्यू, ठीक है। तो अगर a आपको पता चल गया तो एरिया निकालना तो बहुत ही आसान है, बिकॉज ये ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हो जाएगा √3/4 इंटू a², दैट इज √3/4 इंटू a² कितना हो जाएगा 26² डिवाइडेड बाई 3। तो ये कहीं ना कहीं कैलकुलेशन वगैरह करके आप देख लो क्या आता है, ठीक है। 13 आएगा, एक और 13 आएगा, यहाँ से √3 आ जाएगा, तो ये 169/√3 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। क्लियर है क्या, फील आ रहा है की बात, वही आंसर।
आंसर मैच कर लेते हैं, रुको एक बार। ठीक, क्या मैच करोगे, आंसर वही होगा। सही तो क्या ना सब कुछ कैलकुलेशन वगैरह। हाफ इंटू 4 इंटू ए 5 इंटू ए तो 13/2 इंटू ए, इधर √3/4 ए स्क्वायर, तो ए वगैरह कैंसिल होकर के 26/√3 आ गया, और उधर पुट कर देंगे ए का वैल्यू तो आंसर आ जाएगा। सही, क्लियर, दैट्स इट। तो इतना सा हो गया हमारा क्या क्वेश्चन, हाफ एंगल फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल के एप्लीकेशन के ऊपर। ये तो नहीं हुआ यार, पता नहीं बहुत देर सोचा, आप सोच के देखिएगा, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग होगा, क्योंकि डेल्टा का वैल्यू कुछ ना कुछ तो यहाँ पे दिया हुआ रहना चाहिए, अदरवाइज कर नहीं सकते। इन्फॉर्मेशन इनसफिशिएंट है मुझे लग रहा है, बट अगर ध्यान से सोचेंगे तो शायद पता भी चल सकता है। आप सोच के देखिएगा, अदरवाइज अपन जूम में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है, क्लियर। तो अभी चलिए और थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक स्टार्ट होगा उसके बारे में। आज का लेक्चर इतना बड़ा नहीं हो रहा है बिकॉज टॉपिक खत्म हो गया, और नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्लियर। अच्छा दोस्त, ये क्वेश्चन में फिर से वापस देखा, पहले ये डेल्टा स्क्वायर नहीं, यहाँ पे डेल्टा था, मैंने गलती से लिख दिया। तो अगर ये डेल्टा था तो आराम से ये हो जाएगा शायद, हमारा ही मिस्टेक था, क्वेश्चन गलत लिख दिया। तो बता देते, चलिए जरा ध्यान से देखिए। तो कैसे करेंगे, वही चीज फैक्टराइज कर लो इसको। ये अगर डेल्टा है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका a प्लस बी माइनस सी इज, और इधर आ जाएगा a प्लस सी माइनस बी, दैट इज ये हो जाएगा ट्वाइस एस माइनस ट्वाइस सी, और ये आ जाएगा ट्वाइस एस माइनस ट्वाइस बी, दैट इज 4 इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी। सही है, सही है ना भाई, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो अभी अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बोथ साइड अगर आप स्क्वेयरिंग करो तो बेहतर होगा शायद, क्योंकि डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू हमारे को मालूम है। तो ये एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी हो गया, तो डेल्टा स्क्वायर है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इधर स्क्वेयरिंग हो गया, और ये 16 बन गया। क्लियर है क्या, ऐसे बन जाएगा ना। तो ये दो फैक्टर, अगर दो फैक्टर को कैंसिल कर देता, बिकॉज ये दोनों नॉन जीरो होगा, तो हमारे को कहीं ना कहीं 1/16 इज इक्वल टू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस सी मिल जाएगा। क्लियर। और ये क्या होता है, अब जानते हो कि ये होता है tan स्क्वायर a/2। तो अगर ये tan स्क्वायर a/2 है तो ये tan a/2 आ जाएगा आपका 1/4, माइनस तो हम लेंगे नहीं बिकॉज a/2 0 से π/2 के बीच में होगा, बिकॉज एंगल a जो है वो 0 से π के बीच में, तो हाफ एंगल सारे के सारे। अगर एंगल ABC को मैं एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल बोल दिया तो आप समझ जाना कि a/2 b/2 c/2 या फिर a/3 b/3 c/3 ये सारे के सारे एक्यूट एंगल्स होंगे, इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो tan a/2 मिल गया, तो यहाँ से अपन tan a निकाल सकते हैं। tan a क्या हो जाएगा 2 tan a/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a/2, खत्म बात। तो ये आ जाएगा हाफ ऊपर और इधर 1/1 माइनस 16, तो ये लगभग मान लो 8/15 आ जाएगा। 8/15 मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो अगले लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे हमारा मेन पार्ट, और थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट हो सकता है। ये इजी पार्ट जो है वो खत्म हो गया ये दोनों लेक्चर में, और लेक्चर 3 और 4 थोड़ा सा कैलकुलेटिव और डिफिकल्ट आपको लग सकता है, बट वही है, मतलब अगर समझ गए आप तो एकदम आसान है, कैलकुलेशन है, बट बहुत ज्यादा चीजें याद रखना पड़ जाते हैं, फॉर्मूले वगैरह, इसीलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है किसी को, और पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ पे क्या लगाए एग्जैक्टली, इसीलिए बच्चे यहाँ को मतलब इस चैप्टर को ज्यादातर अवॉइड करते हैं। ठीक है, बट अवॉइड करना नहीं चाहिए बिकॉज बहुत सारे सवाल जो है इस चैप्टर से एकदम वैल्यू आते हैं, आप लोग जानते हो ऑलरेडी। ठीक है, बट अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसको अवॉइड कभी नहीं करना चाहिए। सही है। तो अपन देखो ये चीज ऑलरेडी आपको पता होगा शायद कि वो सब क्या होता है, दैट इज मीडियन, ऑर्थोसेंट्रिसिज्म, ये सब मैं बता देता हूँ कि एक ट्राइंगल में एक चार केस बनाते चलो, मैं बस एक फील दिला रहा हूँ, एक इंट्रोडक्शन, अगले क्लास से इसका मतलब ये तो बस इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, और इसके ऊपर जो ट्राइंगल ज्योमेट्री है वो अपन अगले क्लास से स्टार्ट करने वाले। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 से। तो उम्मीद करता हूँ मैं 4 लेक्चर में हो जाएगा, लेक्चर 4 तक खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, चैप्टर। ठीक है, तो अपन ये बोल रहे हैं कि मीडियन क्या होता है, आप जानते होंगे, ऑपोजिट वर्टेक्स से उसका ऑपोजिट साइड्स का मिड पॉइंट। ठीक है, और तीनों के तीनों मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल जहां पे एक ही पॉइंट से पास करता है, और वो पॉइंट का नाम होता है G, दैट इज सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, और ये G जो है ना, ये A और D को 2:1 पे डिवाइड करता है, ये भी आप जानते होंगे। सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, बट ये जरूरी है जानना कि 2:1 किधर से,
बहुत बच्चे ऐसे भी लिख देते 2:1, ठीक है, जो कि गलत बात है। तो ये प्रिसाइज करके देना चाहिए कि AG/GD इज इक्वल टू 2:1, मतलब सेंट्रोइड का वर्टेक्स से डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये है मीडियन, ध्यान रखना, याद रखना, ठीक है। फिर अगला आता है, 4 चीज आता है ना एक ट्रायंगल में, मीडियन आता है, एंगुलर बाइसेक्टर आता है, एल्टीट्यूड आते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है। अभी अगर मैं 3 एंगुलर बाइसेक्टर बनाता हूं तो इन तीनों एंगुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको अपन बोलते हैं इन सेंटर। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है। और ये इन सेंटर को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वो क्या है कि इन सेंटर इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल टचिंग ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल सर्कल टचिंग ऑल द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। सर्कल का तीनों ट्राइंगल का तीनों ही साइड्स को टच करता है। तो आप जानते हो कि एक सेंटर से लेकर सर्कल के ऊपर मतलब एक सर्कल है, एक सर्कल को किसी भी लाइन ने टच करके गया किसी पॉइंट पे, तो सेंटर से अगर उस पॉइंट के ऊपर मैं लाइन ज्वाइन करूं तो ये टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर बनेगा, दैट इज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो यहाँ पे ये जो 3 साइड है वो तीनों की तीनों साइड इस सर्कल का क्या टेंजेंट की तरह काम कर रहा है ना। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट से ये जो लेंथ आएगा, ये जो लेंथ आएगा, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएगा? रेडियस के इक्वल होगा, और जिसको अपन स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, विच इज नोन एज इन रेडियस। अभी ये इन रेडियस और एंगल और साइड्स के बीच में बहुत सारे रिलेशन निकलते हैं, वो सारी चीज अपन डिस्कस करेंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है। क्लियर है? बस इंट्रोडक्शन देके छोड़ रहा हूं कि मीडियन क्या है, एल्टीट्यूड क्या है। फिर अगर मैं ट्राइंगल पे जाऊं तो एक और ट्राइंगल पे अपन ये भी बोल सकते हैं कि वर्टेक्स से स्टार्ट करके अगर ऑपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर अगर मैं कुछ गिराता हूं तो ये तीनों परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। और ये तीनों की तीनों एक पॉइंट में कट करता है और वो पॉइंट का नाम होता है ऑर्थो सेंटर। उस पॉइंट का नाम होता है ऑर्थो सेंटर, ठीक है। क्लियर? इधर और कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं है, बट इतना एक और प्रॉपर्टी है कि ये ऑर्थो सेंटर का जो फुट है ना, ये ऑर्थो सेंटर का 3 फीट्स को अगर ज्वाइन करके एक और ट्राइंगल बनाओगे तो दिस ट्राइंगल इज नोन एज पेडल ट्राइंगल। दिस ट्राइंगल इज नोन एज पेडल ट्राइंगल और इट कैन बी known as orthocentric triangle। ऑर्थोसेंट्रिक ट्राइंगल, क्लियर है क्या? इसको ऑर्थोसेंट्रिक ट्राइंगल या फिर पेडेंट ट्राइंगल भी बोलते हैं। इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे काफी सारी चीज, बट आईआईटी बहुत पहले इसके ऊपर पूछता था, आज के टाइम में उतना ये सब पूछता नहीं है, बट फिर भी अपन जो है वो तो A to Z पढ़ाऊंगा, मैं जानती हूँ कि सबसे ज्यादा पढ़ाता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर मैं 4th केस में बात करूं तो 4th केस में क्या हो सकता है? एक और लास्ट चीज बाकी, वो क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के नाम से समझ आ रहा है कि साइड के ऊपर परपेंडिकुलर भी होना पड़ेगा और साइड को 2 हिस्सों में बाइसेक्ट भी कर देगा। तो एक ट्राइंगल का 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे कट करता है वो पॉइंट है आपका सर्कमसेंटर। वो पॉइंट है आपका सर्कमसेंटर, ठीक है। और दिस सर्कमसेंटर कैन बी डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ अ सर्कल circumscribed this triangle. The circumcenter can be defined as the center of a circle circumscribed this triangle, not inscribed this triangle. Inscribed ये कर रहा है, ये circumscribed कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सर्कमसेंटर। और इस सेंटर का जो, इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा? इस सेंटर से सर्कमफरेंस का दूरी। तो सर्कमफरेंस कहां तक है? वर्टेक्स तक ही है ना। तो ये जो होगा इसको अपन क्या बोल सकते हैं? कैपिटल आर बोल सकते हैं, दैट इज सर्कम रेडियस का नाम से भी इसको अपन जान सकते हैं। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? और ऐसा कोई जरूरी नहीं है, देखो ये अलग चीज है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑपोजिट वर्टेक्स से पास कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि करेगा ही करेगा, वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ये रेड वाला आपका सर्कम रेडियस है, ठीक है ना, और ये ब्लू वाला है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वाला, ठीक है, जो बाइसेक्ट कर रहा है। अभी किसी ट्रायंगल में वो ऑपोजिट वर्टेक्स से पास कर भी जाएगा, किसी ट्रायंगल में नहीं भी कर सकता। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है क्या? पक्की बात, वही चीज है, ठीक है। तो जैसे कि आप प्रूव भी कर सकते हो, जैसे मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये सारे साइड्स इक्वल होते हैं, आप जानते हो। अभी मान लो इस पॉइंट से मैं ऑपोजिट साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचता हूं, जो कि इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड हो जाएगा। इस ट्रायंगल का, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड हो जाएगा ना। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या पता चलेगा कि सर ये इक्वल, ये इक्वल, इस दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कंसीडर करूं तो ये इक्वल मिल गया, ये कॉमन साइड मिल गया,
और ये 90 डिग्री है, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी हो गया ना। तो अगर ये RHS कॉन्ग्रुएंसी हो गया तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गया, ये दोनों साइड भी इक्वल हो गया, मतलब यही अल्टीट्यूड एंगुलर बाइसेक्टर भी बन गया, यही अल्टीट्यूड मीडियन भी बन गया, और यही अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर के साथ साथ बाइसेक्ट भी कर लिया, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑपोजिट वर्टेक्स से पास कर रहा है ना, इसीलिए अपन बोलते हैं कि ये कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। याद रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी की सारी चीज सेम होता है, जो ऑल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होता है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वही एंगुलर बाइसेक्टर। क्लियर है क्या? और ये थ्योरम आप पढ़े होंगे क्लास 9 अकाउंट्स में कि किसी भी ट्रायंगल में मीडियंस हो या फिर एल्टीट्यूड्स हो या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर एंगुलर बाइसेक्टर हो, ये सारे के सारे कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट मींस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वापस अपन इस टर्म को देखेंगे डिटेल में। कॉन्करेंसी मींस कि ऑल द थ्री लाइंस पासेस थ्रू द सेम पॉइंट। अभी दो लाइन तो किसी सेम पॉइंट से पास कर ही सकता है, दो लाइन अगर एक पॉइंट से कट कर दिया, कोई भी नॉन पैरेलल टू लाइंस अगर पैरेलल है तो कभी कट नहीं करेगा, बट अगर नॉन पैरेलल है थोड़ा सा भी टिल्ट हो गया तो कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट जरूर करेगा, तो वो कोई ना कोई एक पॉइंट से तो पास होगा ही। बट कंकरेंसी का कंसेप्ट कब आता है? जब दो से ज्यादा लाइन किसी पॉइंट से पास करता है, that is at least three lines should pass through a same point, that is concurrency। तो ये चारों के केस में एंगुलर बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और क्या बोलते हैं मीडियन, ये चारों के चारों कंकरेंट ही होते हैं, सेम पॉइंट से पास करते हैं। इस केस में इस पॉइंट को अपन सेंट्रॉइड बोलते हैं, इस केस में इस पॉइंट को अपन इंसेंटर बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, सरकमसेंटर। तो ये चीजें एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए अगले लेक्चर देखने से पहले कि व्हाट इज मीडियन, व्हाट इज एंगुलर बाइसेक्टर, व्हाट इज ऑर्थो अल्टीट्यूड एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, व्हाट इज मीडियन, व्हाट इज मीडियन ये क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल ये भी क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है ये भी क्लियर होना चाहिए, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी क्या होना चाहिए। अभी ये चारों कैटेगरी एक ट्रायंगल में तीन तीन होता है, इन तीनों का इधर मीडियन का तीनों मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंट्रॉइड बोलते हैं, इधर हो जाता है आपका इंसेंटर, इधर हो जाता है ऑर्थो सेंटर और इधर हो जाता है सरकमसेंटर। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? ये रिप्रेजेंटेशन शायद और कुछ हो सकता है, कहीं पे एच आता है मेरे को याद नहीं, कैपिटल ए से भी किसको रिप्रेजेंट किया जाता है शायद ऑर्थो सेंटर को, ठीक है, और सरकमसेंटर को शायद कैपिटल ओ से, सी शायद कुछ नहीं आता। चलो ये पढ़ाने के टाइम बता देंगे, बट मुद्दे का चीज ये चीज याद होना चाहिए, फिर प्रॉपर्टी याद होना चाहिए कि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, वो दो हिस्सा कहाँ है? वर्टेक्स है, साइड से नहीं, साइड से छोटा वाला हिस्सा होता है, दैट इज 1:1 वाला होता है। इधर इन रेडियस का और डेफिनेशन, व्हाट इज इन रेडियस, है ना, सेंटर ऑफ ए सर्कल टचिंग ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। और ये और इन रेडियस क्या प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है? सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द साइड मस्ट बी इक्वल टू रेडियस, दैट इज इन रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल, इन रेडियस ऑफ द सर्कल, इन सर्कल। इस सर्कल का नाम क्या है? इन सर्कल। और इस सर्कल का नाम अपन क्या बोल सकते हैं? सर्कम सर्कल। ठीक है ना, तो इस सर्कल का जो इन रेडियस है उसको अपन ये भी बोल सकते हैं ना कि ट्रायंगल के ऊपर परपेंडिकुलर है, और होगा ही, आप जानते हो कि सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द टेंजेंट मस्ट बी इक्वल टू रेडियस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ये आप जानते हैं प्रॉपर्टी, क्लास 9-10 में पढ़ के आए हो ऑलरेडी। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी। फिर ऑर्थो सेंटर, ऑर्थोसेंट्रिक ट्रायंगल, पैरेलल ट्रायंगल क्या होता है ये सब जानना जरूरी है, एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये 3 फीट को अगर मिक्स कर दे, मिक्स करके अगर एक ट्रायंगल बना दे तो वो पैरेलल ट्रायंगल बन जाएगा, दैट इज ऑर्थोसेंट्रिक ट्रायंगल। सिमिलरली इन सर्कल की तरह सर्कम सर्कल क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, क्या वो हमेशा वर्टेक्स से पास करेगा या नहीं, ये सारे कंसेप्ट जो है ना हमारे को ये अपन जूनियर क्लास में पढ़ाया जाता है। अगर आप पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हो तो वो आपका किस्मत, आप जानो, बट ये पढ़ना चाहिए। क्लास 9-10 में ही पढ़ाते हैं अपन। ठीक है, तो ये डिटेल में एकदम दिमाग में पिक्चर क्लियर होना चाहिए। बच्चे तो रट के निकाल देते हैं ना, ये सब रट के कुछ समझते ही नहीं है, ये सब फीलिंग होता ही नहीं उनके अंदर। कितना भी टॉपर बच्चा स्कूल में तो 100 में 100 मिल रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है ना, स्टैंड भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट पूछो ना ये सब हवा टाइट हो जाएगा, कुछ नहीं बता पाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर? वही हालत है, इसीलिए सिलचर का ये हालत है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से समझना चाहते हो तो प्रॉपर्ली ये सारी चीज समझ करके अच्छे से एकदम दिमाग में मैप बना करके तैयार रखो। एक रफ मैप बना देना, जो मैंने लिख के दिया ना, ये रफ मैप एक कॉपी में हो जाना चाहिए आफ्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वेश्चन के बाद। ठीक है,
और ये रफ मैप जैसे ही तैयार हो जाएगा उसके बाद अपन आराम से अगले लेक्चर से डिटेल में इन टॉपिक्स को स्टडी कर सकते हैं। दैट इज सारे रिलेशन, लेंथ ऑफ मीडियन, स्मॉल आर एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है, स्मॉल आर और एरिया के बीच में क्या रिलेशन है, पैरेलल ट्रायंगल के अलग अलग तरीके के कंसेप्ट, सर्कम सर्कल के अलग अलग तरीके के कंसेप्ट, ठीक है ना। तो ये सारी चीज अपन अगले क्लास में डिटेल में थ्योरी विद क्वेश्चन देखने वाले। क्लियर है? एंड देन हमारा कुछ एक्सेप्शनल टॉपिक बाकी रह जाता है, एमएन थ्योरम, एमएन कॉटेंजेंट थ्योरम, फिर आपका वो कुछ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का कुछ स्पेसिफिक कंसेप्ट है ना, कि कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स, या फिर मान लो और कुछ अगर बाकी रहेगा, हाँ रेगुलर पॉलीगन का कंसेप्ट है ना, उसमें एरिया कैसे निकालेंगे, सर्कमस्क्राइब, इंस्क्राइब, किसी भी पॉलीगन, मान लो किसी पेंटागन के अंदर सर्कल घुसा दिया, या फिर किसी पेंटागन को पांचों वर्टिसेस को टच करके कोई सर्कमस्क्राइब सर्कल, उसके एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज अपन डिटेल में 4th लेक्चर में देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर पूरा इसकी थ्योरी और इसका क्वेश्चन के ऊपर जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो आज के लिए यहाँ तक अपन समाप्त करते हैं। आप प्रॉपरली सारी चीज नोट कर लीजिएगा, और जो भी होमवर्क है कर लीजिएगा अकॉर्डिंगली, और जो समझ नहीं आता है पूछ लीजिएगा। क्लियर है? आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते दोस्त, अलविदा।